या फिर कुछ रिकवरीज वगैरह हैं वो पुलिस ने करनी है, तो इसका फ़िज़िकल रिमांड देना ज़रूरी है। तो वहाँ चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज का जो फॉर्मल प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रिमिनल ट्रायल की डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एफआईआर दर्ज होने से लेके एक्यूज्ड पर्सन के एक्विटल या फिर कन्विक्शन तक जितनी भी स्टेजेस आती हैं वन बाय वन डिटेल से उनको डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोगों के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग इन सारी स्टेजेस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पुलिस स्टेशन जाएं और वहाँ पे जाके उस ऑफेंस की एफआईआर दर्ज करवाएं, और या फिर हम लोग मैजिस्ट्रेट के पास जाएं और डायरेक्ट वहाँ पे कंप्लेंट फ़ाइल करें। अब मैजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है उसको प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, उर्दू में उसको इस्तगासा कहते हैं। और ये जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है ये अंडर सेक्शन 200 CRPC जो है वो फ़ाइल की जाती है। अब इस कंप्लेंट में सारी डिटेल्स वगैरह लिखी जाती हैं कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है इस तरीके से, और विटनेसेस के नाम वगैरह लिखे जाते हैं। और जब ये कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है तो उसी टाइम पे जो मैजिस्ट्रेट होता है वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करता है, उससे क्वेश्चन वगैरह पूछता है। उसके बाद अगर जो मैजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि नहीं, कोई ग्राउंड नहीं बन रही प्रोसीडिंग्स की, ये जो कंप्लेंट है ये फॉल्स है, बेसलेस है, तो अंडर सेक्शन 203 CRPC वो मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, इस मैटर में इंक्वायरी करनी चाहिए, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो आर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 202 CRPC, और खुद भी इंक्वायरी कर सकता है और किसी पुलिस ऑफिसर को भी कह सकता है कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करे, या जस्टिस ऑफ पीस को भी कह सकता है। और या फिर अगर एग्जामिन करने के बाद कंप्लेनेंट को, या फिर जो इंक्वायरी वगैरह का आर्डर किया है मैजिस्ट्रेट ने, उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ये सफिशेंट ग्राउंड है आगे प्रोसीडिंग्स की, तो फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो आर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 204 CRPC कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको समन्स भेजे जाते हैं कि वो आए कोर्ट में और आके ट्रायल को फेस करे। तो ये कंप्लेंट का प्रोसीजर था। तो अब एफआईआर केस की तरफ आ जाते हैं। जब कोई भी बंदा पुलिस स्टेशन जाता है और जाके किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को, तो पुलिस ने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सी होती हैं? ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होती है, जो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, डकैती, रॉबरी वगैरह। तो ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पनिशमेंट जो है वो 3 साल से कम हो, फ़ाइन वगैरह हो, जो इतनी सीरियस नेचर के नहीं होते, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो पुलिस जब देख लेती है कि क्या ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होती है अंडर सेक्शन 154 CRPC। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे रपट दर्ज होती है, वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस के पास एक अलग से रजिस्टर होता है जिसको रपट रोज़नामचा कहते हैं। वहाँ पे रपट रोज़नामचे में पुलिस जो है वो रपट लिखती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की अंडर सेक्शन 155 CRPC। अगला जो स्टेप आता है वो इन्वेस्टिगेशन का आता है। अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी अंडर सेक्शन 156 CRPC, और वहाँ पे पुलिस किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है, और विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस ने रपट दर्ज की है अंडर सेक्शन 155 CRPC नॉन कॉग्निजेबल केस की, तो वहाँ पे पुलिस जो है वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, और ना ही मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए जब एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करेगी पुलिस, तो सेक्शन 54 से लेके 67 तक वो सिचुएशंस बताई गई हैं जहाँ पे पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और सेक्शन 46 से लेके 53 तक वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे
पे विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। वहाँ पे जो पुलिस है उसको पहले वारंट लेने पड़ेंगे और फिर ही पुलिस जो है वो विद वारंट जो है वो किसी एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करेगी। जब पुलिस किसी एक्यूज्ड पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करती है तो पुलिस ने विद इन 24 आवर्स उस एक्यूज्ड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो 24 घंटे से ज़्यादा अगर पुलिस को रिक्वायर है एक्यूज्ड पर्सन की कस्टडी, तो फिर वहाँ पे जो पुलिस होगी वो एक्यूज्ड पर्सन को पेश करेगी मैजिस्ट्रेट के सामने और फिज़िकल रिमांड के लिए अप्लाई करेगी। अब जब फिज़िकल रिमांड मांगती है पुलिस तो मैजिस्ट्रेट देखता है सारी फ़ाइल वगैरह और जो भी इंटरम रिपोर्ट वगैरह पुलिस सबमिट करती है उस फ़िज़िकल रिमांड की एप्लीकेशन के साथ, वो सारी चीज़ें देखते हुए जो मैजिस्ट्रेट है वो आर्डर पास करता है। अगर तो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई या फिर कुछ रिकवरीज वगैरह है वो पुलिस ने करनी है तो इसका फ़िज़िकल रिमांड देना ज़रूरी है, तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो फ़िज़िकल रिमांड का आर्डर पास कर देता है। लेकिन अगर जो मैजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, कोई रिकवरीज वगैरह नहीं है, तो फिर वहाँ पे पुलिस को फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया जाता। वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो जुडिशल रिमांड का आर्डर पास करता है और जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको जेल भेज दिया जाता है जुडिशल रिमांड पे। अब बेल की तरफ आ जाते हैं। पुलिस जब किसी एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करती है तो अगर तो बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही पुलिस उससे बॉन्ड वगैरह ले के एक्यूज्ड से तो उसको रिलीज़ कर सकती है, और या फिर जब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, अगर पुलिस ने उसको पहले रिलीज़ नहीं किया तो बेलेबल ऑफेंस है तो मैजिस्ट्रेट के सामने जब उसको पेश किया जाता है तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 496 CRPC उससे बॉन्ड वगैरह ले के विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी उसको रिलीज़ कर सकता है, बेल पे उसको बेल दे सकता है। उसके बाद नॉन बेलेबल केसेस में पुलिस के पास कोई पावर नहीं होती कि पुलिस एक्यूज्ड पर्सन से बॉन्ड वगैरह लेके तो उसको रिलीज़ कर दे बेल पे। यहाँ पे पुलिस जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करती है एक्यूज्ड पर्सन को फ़िज़िकल रिमांड के लिए तो वहाँ पे हम लोग अंडर सेक्शन 497 नॉन बेलेबल केसेस में बेल अप्लाई करते हैं, और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे इस स्टेज पे बेल देना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे पहले फ़िज़िकल रिमांड देना ज़रूरी है, तो पुलिस को फ़िज़िकल रिमांड दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुलिस को जो है वो 3 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया जाता है एक्यूज्ड पर्सन का, तो 3 दिन के अंदर फ़िज़िकल रिमांड के दौरान हम लोग बेल अप्लाई नहीं कर सकते। जब फ़िज़िकल रिमांड का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा और जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको जब जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाता है तो फिर हम लोग उसकी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेगी तो फिर पुलिस जो है वो अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी मैजिस्ट्रेट को, जिसको हम लोग चालान भी कहते हैं, और ये जो रिपोर्ट होती है ये अंडर सेक्शन 173 CRPC जो पुलिस है वो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबमिट करवाती है मैजिस्ट्रेट को। अब ये जो चालान रिपोर्ट होती है इसमें जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होती है, जो भी विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 161 CRPC, जो एक्यूज्ड का बयान होता है, जो भी पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट की होती है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के साथ लगा के तो ये रिपोर्ट जो है वो पुलिस से सबमिट करती है मैजिस्ट्रेट को। अब ये इंटरम रिपोर्ट भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। अब इंटरम रिपोर्ट या इंटरम जो चालान होता है उसको अबूरी चालान कहते हैं और जो कंप्लीट होता है उसको मुकम्मल चालान कहते हैं। अब इंटरम रिपोर्ट कब पुलिस सबमिट करती है? जब पुलिस किसी एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करती है, और मैंने बताया है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब 24 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं होता जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको मुकम्मल करना, तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है वो पुलिस एक इंटरम रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट के साथ फ़िज़िकल रिमांड की एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी और जाके मैजिस्ट्रेट को सबमिट करेगी। या फिर अगर मैजिस्ट्रेट ने फ़िज़िकल रिमांड दिया है पुलिस को और पुलिस ने फ़िज़िकल रिमांड के दौरान 3 दिन का फ़िज़िकल रिमांड था और 3 दिन के अंदर जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, अगर 3 दिन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है पुलिस फिर उस
का उसकी एक इंटरम रिपोर्ट बनाएगी अबूरी चालान, और वो जाके पुलिस जो मैजिस्ट्रेट है वहाँ पे सबमिट करेगी मैजिस्ट्रेट को। तो ये इंटरम रिपोर्ट इसको कहते हैं, जिसमें अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ने मुकम्मल नहीं की होती। लेकिन अगर कंप्लीट चालान की बात की जाए तो वहाँ पे पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल कर लेती है तो एक कंप्लीट चालान, एक मुकम्मल जो रिपोर्ट होती है वो जब सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173 CRPC, तो उसको मुकम्मल चालान कहते हैं। अब कंप्लीट चालान के अगर स्टैचूटरी पीरियड की बात की जाए तो वो 14 दिन है। पुलिस जब FIR दर्ज करती है तो पुलिस के पास 14 दिन का टाइम होता है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके तो एक कंप्लीट चालान जो है वो सबमिट करवाना होता है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैजिस्ट्रेट को। लेकिन अगर इन केस पुलिस 14 दिन में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती और कंप्लीट चालान सबमिट नहीं करवाती, तो 14 दिन का टाइम जब एक्सपायर होगा तो जो अगले 3 दिन हैं उनके अंदर अंदर पुलिस ने एक इंटरम रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी होती है। और जो मैजिस्ट्रेट है वो उस इंटरम रिपोर्ट पे भी अगर ज़रूरी समझता है तो रीज़न्स रिकॉर्ड करके तो ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है, जब पुलिस अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और पुलिस को कोई सफिशेंट एविडेंस जो है वो नहीं मिलता है एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, जिससे पता चल सके कि एक्यूज्ड जो है वो इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे जो पुलिस है उसके पास पावर है अंडर सेक्शन 169 CRPC, वो एक्यूज से बॉन्ड वगैरह लेके तो उसको रिलीज़ कर सकती है। और या फिर जो पुलिस है वो एक डिस्चार्ज की रिपोर्ट बनाएगी और मैजिस्ट्रेट को सबमिट करेगी, और मैजिस्ट्रेट भी अगर पुलिस की रिपोर्ट से एग्री करता है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसके अगेंस्ट कोई ऐसा सफिशेंट एविडेंस नहीं है जिससे इसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया जाए एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट और इसका ट्रायल चलाया जाए, तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको डिस्चार्ज कर देगा अंडर सेक्शन 63 CRPC, उससे बॉन्ड वगैरह लेके एक्यूज्ड पर्सन को। अब डिस्चार्ज रिपोर्ट क्या होती है, एक्विटल, डिस्चार्ज और रिलीज़ में क्या डिफरेंस है, इन पे मैं ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। आप CRPC की लिस्ट में जाके तो इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं। जब पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी अंडर सेक्शन 173 चालान सबमिट कर देगी, तो मैजिस्ट्रेट चालान सबमिट होने के बाद एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम करेगा एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। अब चार्ज फ्रेम किया जाता है, चार्ज का जो फॉर्मल प्रोसीजर है वो CRPC में सेक्शन 221 से लेके 240 तक बताया गया है। उसमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कि एक्यूज्ड पर्सन को बताया जाएगा जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो चार्ज में लिखा जाता है प्रॉपर के एक्यूज्ड पर्सन को बताया जाता है कि तुमने इस टाइम पे इस पर्सन के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट किया है जो कि इस सेक्शन के अंडर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसको, ताकि उसको पता चल सके कि मेरे अगेंस्ट क्या जो है वो एलिगेशंस लगे और मैंने डिफेंस क्या करना है। तो ये सारा फॉर्मल चार्ज जो है वो जब फ्रेम हो जाता है तो चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्यूज्ड पर्सन से पूछा जाता है कि क्या तुम प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं, कि तुम अपना जुर्म कबूल करते हो या नहीं। अगर तो वो कहता है कि हाँ मैं प्लीड गिल्टी करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि मैजिस्ट्रेट उसकी वो जब कन्फेशन कर लेगा तो उसकी कन्फेशन पे भी उसी टाइम उसको पहले थोड़ा सा उसको टाइम देगा कि तुम दोबारा से सोच लो। उसके बाद अगर फिर वो यही बयान देता है कि हाँ मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, तो मैजिस्ट्रेट उसको उसके कन्फेशन पे उसी टाइम उसको पनिशमेंट दे सकता है, या फिर उसके प्लीड गिल्टी करने के बाद भी उसका ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो फिर उसका ट्रायल चलाया जाएगा। अब ट्रायल की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अगर तो कोई ऐसा ऑफेंस है जो ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो उसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा। अब आगे समरी ट्रायल आ जाता है जिसका प्रोसीजर सेक्शन 260 से लेके 265 CRPC में दिया गया है। समरी ट्रायल जो होता है वो पिटी केसेस में कंडक्ट किया जाता है, जैसे ऐसे ऑफेंसेस जिनमें थोड़ी बहुत पनिशमेंट या फिर मामूली सा फ़ाइन वगैरह होता है। जैसे अगर कोई चोर है, उसने चोरी की है और जो आर्टिकल्स उसने चोरी किए हैं वो 10,000 या 10,000 से कम की प्राइस के हैं अगर, तो यहाँ पे इस ऑफेंस का जो है वो समरी ट्रायल होगा। तो समरी ट्रायल जिन केसेस में होते हैं वहाँ पे पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 मंथ तक हो सकती है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं हो सकती। अब आगे लुनेटिक ट्रायल आ जाता है जिसका प्रोसीजर सेक्शन 464 से लेके 475 तक दिया गया है CRPC में।
यहाँ पे जो अनसाउंड माइंड के पर्सन्स होते हैं उनका ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। अब आगे ट्रायल इन अब्सेंशिया आ जाता है, जिसका प्रोसीजर 512 सेक्शन सीआरपीसी में बताया गया है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी दफ़ा जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें से। तो यहाँ पे अगर जो एक्यूज़्ड पर्सन है उसको अगर ट्रायल कोर्ट समन्स भेजती है, अरेस्ट वारंट निकालती है, वो फिर भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता, आगे ट्रायल फेस नहीं करता, वो अब्सकॉन्ड कर जाता है, तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसका जो ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, उसका जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो अंडर सेक्शन 512 सीआरपीसी के तहत जो है वो सारा ट्रायल चलाया जाएगा। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एविडेंस की स्टेज आ जाती है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है कि अपनी एविडेंस जो है वो क्लोज़ करें। प्रोसिक्यूशन जितने भी उनके विटनेसेस होते हैं वो कोर्ट में पेश करती है। जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस क्लोज़ कर लेती है तो फिर जो एक्यूज़्ड पर्सन है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी। और एक्यूज़्ड पर्सन से उस 342 की स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने जो तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उन एलिगेशंस के बारे में तुम क्या कहते हो, प्रोसिक्यूशन ने तुम्हारे अगेंस्ट जो एविडेंस पेश की है उसको डिसप्रूव करने के लिए क्या तुम कोई एविडेंस पेश करोगे या नहीं। उसके बाद जो एक्यूज़्ड पर्सन है उसको भी एक मौका दिया जाता है कि अगर वो कोई एविडेंस पेश करना चाहता है या फिर खुद एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर होना चाहता है, अपने केस में एज अ विटनेस अपने केस में एविडेंस देना चाहता है तो वो दे सकता है। और अगर जो एक्यूज़्ड पर्सन है वो अपने केस में एज अ विटनेस खुद पेश होना चाहता है तो फिर वो अंडर सेक्शन 340 सब क्लास जो 2 है उसके अकॉर्डिंग सीआरपीसी एविडेंस जो है वो अपनी रिकॉर्ड करवाता है। 342 की स्टेटमेंट के बाद दोनों पार्टीज़ के फाइनल आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं और जो एक्यूज़्ड पर्सन है उसको या तो एक्विट किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है। अगर कोर्ट उसको बरी कर देती है तो एक्विटल के अगेंस्ट अपील हमेशा हम लोग हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं अंडर सेक्शन 417 सीआरपीसी। उसके बाद अगर कन्विक्शन की बात की जाए, अगर जो मुल्ज़म है उसको सज़ा हो जाती है, मैजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट करता है और अपील अगर लाई करती है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो फिर हम लोग अंडर सेक्शन 408 सीआरपीसी हम लोग अपील फ़ाइल करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। और अगर जो अपील है वो लाई करती है हाई कोर्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसने अगर ट्रायल कंडक्ट किया है तो अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में, तो फिर हम लोग अंडर सेक्शन 410 सीआरपीसी उस कन्विक्शन के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल करेंगे। उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए किसी एक्यूज़्ड पर्सन को जो है वो कन्विक्ट किया है, उसको सज़ा दी है, तो फिर उस कन्विक्शन के अगेंस्ट हम लोग अपील फ़ाइल करेंगे अंडर सेक्शन 411 ए। अब इसके बाद अपील के बाद एक रेमेडी हमारे पास रिवीजन की भी होती है। रिवीजन वहाँ पे लाई करती है जहाँ पे अपील लाई नहीं करती। अगर अपील की रेमेडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे रिवीजन लाई करती है। तो ये क्रिमिनल ट्रायल की डिफरेंट स्टेजेस थी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।